हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। इन द प्रीवियस वीडियो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, चार्जेस के कितने टाइप्स हैं, चार्जेस के मेथड्स क्या हैं प्रोडक्शन के, चार्जेस जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हमने जाना था। आज का हमारा टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सपोज कीजिए कि मेरे पास दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस किसमें हैं? रेस्ट में हैं। से Q1 एंड अनदर वन इज, दूसरा क्या है? Q2 है। एक चार्ज क्या है? Q1, दूसरा चार्ज क्या है? Q2। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या सपोज कर लिया? R सपोज कर लिया। सो R क्या है यहां पर? लेट R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। कौन कौन से? Q1 और Q2। हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो क्या है? स्टैटिक है, रेस्ट पर है, इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, force acting between two charges, से F से मैं इसको डिनोट करता हूं, और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर लगा दिया। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। सो F is directly proportional to magnitude of Q1 and magnitude of Q2 and we multiply both these two। हमने इन दोनों क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। Also ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? R था। इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम क्या करेंगे कि हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। कंबाइन बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया मैंने, तो हमको क्या मिला? व्हाट यू विल गेट F is directly proportional to Q1 magnitude, Q2 magnitude and divided by R square। यहां से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आता है? कांस्टेंट आता है। दैट कांस्टेंट इज K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां पे K क्या है? कांस्टेंट है ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। And the value of this K is given by 1 divided by 4 pi epsilon naught। 4 pi epsilon naught, ये क्या है? epsilon naught इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और इस K को क्या बोलेंगे? इस K को यहां कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K is called dielectric constant, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी कह देते हैं इसको। रिलेटिव परमिटिविटी। यहां डाइलेक्ट्रिक का मतलब है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि करंट फ्लो नहीं होता उनमें, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, इस तरीके से। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? इंसुलेटर्स के। और इंसुलेटर्स को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी होता है
कि परमिटिविटी कितना है इन ए मीडियम, परमिटिविटी इन ए मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन स्पेस, परमिटिविटी इन स्पेस। परमिटिविटी इन ए मीडियम इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करेंगे एप्सिलॉन से, और फ्री स्पेस में इसको डिनोट करेंगे एप्सिलॉन नॉट से। इसको इस तरीके से हम k की वैल्यू देख सकते हैं, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। यहां से इनकी वैल्यूज भी देखते हैं। यहां से k की क्या वैल्यू होती है और एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसके साथ हमें एसआई यूनिट भी स्पेसिफाई करना होगा। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या एसआई यूनिट है और k की क्या एसआई यूनिट है। आप खुद देखिए k जो है वो एप्सिलॉन नॉट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या हम कह सकते हैं इनवर्स है। तो जो एप्सिलॉन नॉट की जो एसआई यूनिट होगी उसका इनवर्स क्या होगा, k की एसआई यूनिट, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि k की जो एसआई यूनिट होगी उसका इनवर्स क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट होगी। तो हम इन दोनों में से किसी की भी एक की एसआई यूनिट निकाल देते हैं, दूसरे वाले क्या होगी, इनवर्स होगी, क्योंकि k जो है वो क्या है 1/4πε0 है। आइए देखते हैं k की क्या वैल्यू होगी, k की एसआई यूनिट की क्या वैल्यू है। देखिए एसआई यूनिट देखिए, फोर्स की क्या होगी, न्यूटन, फोर्स की क्या है, न्यूटन। k की हमें पता करना है, चार्ज की क्या होती है, कूलाम, और इस चार्ज की भी कूलाम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की क्या होती है एसआई यूनिट, मीटर। तो यहां से कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो k की क्या यूनिट आएगी, यहां से k की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसकी क्या यूनिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, या हम ऐसे कह सकते हैं कूलाम -2। इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट की हमें निकालनी है, एसआई यूनिट क्या होगी। तो हम देखें कि k इज इक्वल टू 1/4πε0 है, तो जस्ट हम इसका क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं। जहां न्यूटन है वहां के लिख देते हैं न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर है वहां के लिख देते हैं मीटर -2, और कूलाम -2 लिख रखा वहां के लिख देते हैं कूलाम स्क्वायर। तो ये इन दोनों की एसआई यूनिट हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं तो किसी भी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा। इट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उस फोर्स को निकालने के लिए हमें कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, से Q है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, अप टू से Qn तक है। बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, सारे क्या हैं, रेस्ट पर हैं। तो हमें क्या मालूम करना है कि सपोज कीजिए मुझे Q चार्ज पर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है या नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू दीज अदर चार्जेस, जो क्या है Q1 Q2 Q3 Qn। तो ये हम कैसे निकालेंगे, बाय कूलम्ब्स लॉ तो निकालेंगे ही, लेकिन हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी यूज करना होगा, क्योंकि Q1 भी Q के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे हमें कूलम्ब्स लॉ से पता करना होगा। इसी तरीके से Q2 का Q पे जो फोर्स लगेगा वो भी हम कूलम्ब्स लॉ से पता कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इंडिविजुअली आप ये निकालिए कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, और सबका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए, सभी का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो इसे हम ऐसे समझेंगे, दिस प्रिंसिपल states that the resultant या फिर नेट फोर्स, रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी एक सिंगल चार्ज के ऊपर इज दी, कितना होगा, वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम ऑफ all forces which are acting on that charge। कौन सा चार्ज, जिसके ऊपर आप नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, ड्यू टू अदर चार्जेस।
This principle states that the resultant force on any charge is the vector sum of all forces which are acting on that charge due to other charges. And all these forces, ये सारे के सारे forces हम कैसे पता करेंगे? By Coulomb's law. All forces are calculated by Coulomb's law. Calculated by Coulomb's law. तो मान लीजिए मुझे Q के ऊपर जो है कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ये हमें पता करना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए Q का मैग्नीट्यूड कितना है, जो कि Q है। Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है? Q1 है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए बाय कूलम्ब्स लॉ। तो डिस्टेंस हमें सपोज करते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R1 वेक्टर है। इसी तरीके से Q2 का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर कितना है? R2 है। इसी तरीके से R3 का कितना है? Q3 का कितना है? R3 वेक्टर है। एंड सो ऑन करते करते Qn जो है उस चार्ज तक का जो पोजीशन वेक्टर है Q से, वो कितना है? Rn वेक्टर है। तो मान लीजिए हमें सबसे पहले निकालना है रिजल्टेंट फोर्स F, जो कि क्या होगा? F1, जो कि क्या है? इस चार्ज Q1 की वजह से Q पर कितना फोर्स लग रहा है, प्लस में फिर क्यों प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रखा है? वेक्टर सम करना है। F2 Q2 की वजह से Q पर कितना लग रहा है फोर्स, F3 Q3 की वजह से Q पर कितना फोर्स, और इस तरह से हम वेक्टर सम करते चले जाएंगे। एंड द लास्ट इज फॉर nth चार्ज कितना फोर्स लगेगा इस Q चार्ज के ऊपर। हमने सबका क्या कर दिया? वेक्टर सम कर दिया। F1 की क्या वैल्यू होगी? Q का मैग्नीट्यूड, Q1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है Q और Q1 के बीच का? R1 वेक्टर। कितना डिस्टेंस है? R1 वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस में दिस इज बाय कूलम्ब्स लॉ, प्लस में Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से करते चले जाएंगे कहां तक? QN डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn का होल स्क्वायर। अब इस सारी इक्वेशन को आप कंबाइन भी कर सकते हैं। इस सारी इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए, F रिजल्टेंट है, तो मैं R से नोट कर देता हूं, FR जो क्या बता रहे हैं यहां पर? रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां कितना आ जाएगा? समेशन। समेशन क्यों? क्योंकि वेक्टर सम है, इसलिए समेशन QI डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RI का स्क्वायर। और समेशन I जो है वो रन करेगा 1 से लेकर के लास्ट कितना चार्ज की वैल्यू है? QN, यानी कि N तक जो है चार्ज, इस I की वैल्यू जो है वो रन करेगी 1 से लेकर के N तक। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? एक यूनिट वेक्टर भी स्पेसिफाई कर दिया है, जो हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। ये डायरेक्शन किसके अलोंग है? अलोंग द डायरेक्शन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स किधर होगा? आइदर इधर हो सकता है या फिर आइदर इधर हो सकता है। यानी कि आइदर ये चार्ज इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा फोर्स, या ये चार्ज इसके ऊपर। ये तो डिपेंड करेगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। एग्जांपल नंबर 1, सपोज कीजिए ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। मान लीजिए एक साइड है A, तो सभी साइड्स कितनी होंगी? A होंगी। ठीक है। और हमें क्या है गिवन कि चारों कॉर्नर्स पर Q चार्ज प्लेस कर दिया है। यहां पर भी Q, यहां पर भी Q और यहां पर भी Q। हमें क्या पता करना है इस क्वेश्चन में कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर बाकी अदर चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा, ये हमें पता करना है। क्या पता करना है? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो कैसे पता करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, क्योंकि एक सिस्टम यानी कि एक स्क्वायर में बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो बाकी 3 की वजह से लगने वाले फोर्सेस निकालेंगे और उन सब का वेक्टर सम कर देंगे।
तो कितना वैल्यू आएगा देखिए, F रिजल्टेंट की वैल्यू F1, क्योंकि तीन फोर्सेस हैं इसलिए तीन चार्जेस हैं तो तीन ही फोर्सेस लगेंगे, F1, F2 और F3। इन कॉर्नर्स का नाम दे देते हैं, ये कॉर्नर से A है, ये कॉर्नर नंबर B है, ये कॉर्नर नंबर C और ये D है। मान लीजिए हमें A जो है कॉर्नर पर रखे गए Q चार्ज पर क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब B की वजह से, B पर कॉर्नर पर रखा जो चार्ज Q है, इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, से F1 लग रहा है। ठीक है, कितना होगा उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू होगी कि इसका कितना मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस का, Q है, ये भी Q है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है A, तो A का स्क्वायर, और इसके साथ क्या स्पेसिफाई करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो देखिए ये चार्ज, इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि माइनस आई कैप। तो डायरेक्शन भी बता देते हैं, माइनस आई कैप प्लस F2, यानी कि C कॉर्नर पर रखे गए चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज Q पर, जो कि कॉर्नर नंबर A पर रखा गया है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड Q इंटू Q, दोनों का प्रोडक्ट लिया हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या है, ये स्क्वायर का डायगोनल है। हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, ये A है, ये भी A है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट मींस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A। सो कितना डिस्टेंस है, अंडर रूट 2 इंटू A, इसका होल स्क्वायर। डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर देते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी बताने, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया कि मैग्नीट्यूड ही बताइए, तो फिर हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो देखिए ये चार्ज इस चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ लगा रहा है, और देखेंगे ये वाली कौन सी एक्सिस है, माइनस आई कैप, ये वाली कौन सी एक्सिस है, माइनस जे कैप, और ये एंगल कितना है, ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप कोस 45 डिग्री, और साथ ही साथ माइनस जे कैप कोस 45 डिग्री, और क्योंकि दोनों ए की तरफ लग रहे हैं, इसका मतलब यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप कोस 45 डिग्री एंड माइनस जे कैप कोस 45 डिग्री, प्लस लास्ट कौन सा चार्ज है, डी पर रखा गया चार्ज क्यू, इसकी वजह से इस चार्ज पर कहां की तरफ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन माइनस जे कैप। सो Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, A ही है, तो A स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या स्पेसिफाई करें, माइनस जे कैप, डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जे कैप। आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स। सो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर कितना होता है, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, और इसके साथ में यूनिट वेक्टर कितना है, माइनस आई कैप कोस 45 कितना होता है, 1 बाय रूट 2, सो माइनस आई कैप बाय रूट 2 और माइनस जे कैप बाय रूट 2, कितना आ जाएगा, एंड प्लस ये कितना होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू माइनस जे कैप। अब आई कैप वाली टर्म्स को एक साथ रखते हैं और जे कैप वाली टर्म्स को एक साथ, सो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और आई कैप वाली टर्म्स कहां पर है, देखिए यहां पर है और इस वाली टर्म में है, किसके साथ कितना आ रहा है, माइनस आई कैप, और इसके साथ कितना आ रहा है, माइनस आई कैप बाय रूट 2, तो ये है, और देखिए जब क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 2, सो दिस, एंड प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और डायरेक्शन कितना है इस केस में, माइनस जे कैप एंड माइनस जे कैप बाय 2 रूट 2, and this is equal to
q by 4 pi epsilon naught a square minus 1 by 2 root 2 I cap plus q square by 4 pi epsilon naught a square and -1 minus 2 root 2 j cap। तो ये इसका क्या है, आंसर है। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी क्या गिवन है, मान लीजिए ये अपने पास एक हेक्सागन है और ये इसका सेंटर O है। यहां पर किन्हीं भी 5 कॉर्नर्स पर हमने एक सेम चार्ज Q प्लेस किया है। यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, Q और यहां पर भी Q। यहां पर हमने प्लेस नहीं किया और जो सेंटर है यहां पर भी एक चार्ज हमने Q प्लेस कर दिया। हमें क्या पता करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट O। हमें मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फोर्स का, जो कहां लग रहा है, एट पॉइंट O, यानी कि पॉइंट O पर जो चार्ज Q प्लेस है इस पर कितना फोर्स जो है रिजल्टेंट लग रहा है, ये हमें पता करना है। तो देखिए यहां पर कितने चार्जेस हैं, 5 चार्जेस हैं। तो देखिए इस चार्ज की वजह से इधर की डायरेक्शन में होगा फोर्स, इधर की डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से फोर्स होगा, इधर की डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से फोर्स होगा और इस चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और इस चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगा एट पॉइंट नंबर O। अब आप ये देखिए क्या सारे डिस्टेंस सेम है, तो हमें पता है सारे डिस्टेंस सेम होते हैं क्योंकि जो हेक्सागन है वो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं सारे एंगल तो 60 डिग्री होते हैं और सारी साइड्स जो है वो बराबर होती हैं। अगर ये भी A है, ये भी A है, ठीक है, सारी साइडें कितनी है A, तो ये भी A ही होगा, ये भी सारी क्या होंगी, A ही होगी ये साइड। तो अब देखिए जब A है साइड तो डिस्टेंस सेम रहेगा दोनों चार्जेस के बीच में, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। किस किस केस में अपोजिट है, इस वाले केस में और इस वाले केस में, इधर ये वाला और ये वाला। तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन सब की वजह से। दिस वन कैंसलिंग आउट, दिस वन एंड दिस वन कैंसलिंग आउट। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट O पर इस चार्ज की वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज की वजह से। और उसकी क्या वैल्यू होगी, दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, A है, तो कितना हो जाएगा A का स्क्वायर, और हमें मैग्नीट्यूड ही पता करना था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आंसर है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सपोज कीजिए यहां पर हमने किसी पॉइंट A पर चार्ज रखा है 4 कूलम और यहां पर हमने प्लेस किया है 1 कूलम चार्ज। अब मेरा क्वेश्चन है, वेयर शुड वी प्लेस थर्ड चार्ज, तीसरा चार्ज कोई है उसको हम कहां प्लेस करें, थर्ड चार्ज, वेयर शुड वी प्लेस थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम is in equilibrium, और हमें ये गिवन है, सपोज कीजिए कि डिस्टेंस कितना है, A है, ये डिस्टेंस कितना है, A है, A से लेकर के B तक का। तो हमें कोई तीसरा चार्ज इस तरीके से प्लेस करना है कि सारा सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। मान लीजिए यहां पर मैंने प्लेस कर दिया एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम द 4 कूलम, एक चार्ज Q प्लेस कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, A माइनस x बच गया, ये डिस्टेंस कितना बच गया, A माइनस x बच गया। तो इक्विलिब्रियम पे देखिए कब होगा, इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होगी कि 4 कूलम चार्ज जो है वो इस Q कूलम पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, से मान लीजिए हम इसको डिनोट कर देते हैं F1,
F1 क्या है, फोर्स ड्यू टू प्लस 4 कूलम चार्ज किसके ऊपर, ऑन Q चार्ज, और F2 मान लीजिए जो 1 कूलम चार्ज लगा रहा है इस Q के ऊपर, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, उसका वैल्यू कितना होगा, F2 होगा। F2 ने सपोज किया है फोर्स ड्यू टू प्लस 1 कूलम चार्ज ऑन Q चार्ज। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तभी सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, देखिए F1 किसकी वजह से है, 4 कूलम चार्ज की वजह से, किस पे, Q पर, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 कूलम का, 4 ही है और Q है, तो 4Q हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए 4 कूलम और Q कूलम के बीच में कितना चार्ज है, तो 4 और Q कूलम के बीच में कितना चार्ज है, कितना डिस्टेंस है, x, तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय कूलम्स लॉ। F2 क्या है, फोर्स है 1 कूलम चार्ज पर Q चार्ज, 1 कूलम चार्ज की वजह से Q चार्ज के ऊपर कितना है, तो कितना हो जाएगा F2 1 इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये देखिए कि Q कूलम चार्ज और 1 कूलम चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है यहाँ देखें तो a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन नजर आ रही है आपको, यहां से हमें क्या पता करना है, x की वैल्यू पता करनी है। देखिए यहां से Q और Q लेफ्ट और राइट साइड में कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन यू गेट 4 का स्क्वायर रूट 2, x स्क्वायर का x, 1 का स्क्वायर रूट 1 और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, या फिर 2a इज इक्वल टू 3x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2a बाय 3। तो आपको पता चल गया होगा हमें तीसरा चार्ज कहां प्लेस करना होगा, वी शुड प्लेस थर्ड चार्ज at 2a by 3 distance from, कहां से, x डिस्टेंस कहां था, 4 कूलम चार्ज से, यहां से था हमारा डिस्टेंस टू द लेफ्ट, सो फ्रॉम प्लस 4 कूलम चार्ज। We should place third charge at a distance 2a by 3 distance from प्लस 4 कूलम चार्ज। कोई पूछे कि कितने डिस्टेंस पर प्लस 1 कूलम से हमें इस थर्ड चार्ज को रखना है, तो कितना डिस्टेंस है वो, a माइनस एक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस 2a बाय 3, दैट मीन्स a बाय 3। तो आप इस लैंग्वेज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वी शुड प्लेस थर्ड चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ a बाय 3 फ्रॉम 1 कूलम चार्ज, ऐसे भी हो सकता है आंसर। सो दिस इज योर आंसर। अब देखिए आपके लिए एक होमवर्क है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक क्वेश्चन कीजिएगा, एंड दैट क्वेश्चन इज लाइक दिस। सपोज कीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइडें बराबर हैं और सारी जो एंगल्स हैं वो कितने होंगे, 60 डिग्री के। तो यहाँ पर एक चार्ज Q प्लेस कर दिया, यहाँ पर भी एक चार्ज Q, यहाँ पर भी एक चार्ज Q, यानी कि तीनों कॉर्नर्स पर मैंने चार्ज Q रख दिया है, और इन सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, a है, a क्यों है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। आपको क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक सिंगल चार्ज पे मुझे बता देना, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।